सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, सलाम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेलवे टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम है गगन। तो जब से हम नहीं मिले हैं तब से कितना कुछ हो गया भाई देश में। खेल मंत्री का इस्तीफा हो गया, भारत को 45वीं यूनेस्को हेरिटेज साइट मिल गई, भारत को पहली बार किसी विश्व जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने अपना पहला मेडल और पहला गोल्ड मेडल भी जीत लिया। तो काफी सारी करंट अफेयर हो गए हैं, बट कोई बात नहीं, कर लेंगे, क्या जाता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों फटाफट इस क्लास को। सबसे पहले हम करेंगे दोस्तों पिछली क्लास में जो करंट अफेयर किए थे उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में, और फिर आज के करंट अफेयर्स। और क्लास की पीडीएफ के लिए एक ही है टेलीग्राम चैनल, गगन सर रेलवेज। आइए शुरू करते हैं, जवाब दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स के उद्घाटन समारोह से पहले ही भारत का पहला पदक किसने सुनिश्चित किया? तो इनकी कैटेगरी में बड़ी कॉमेडी हुई। 75 किलोग्राम बॉक्सिंग कैटेगरी में दोस्तों सिर्फ 5 लड़कियों ने नाम दिया अपना कॉमनवेल्थ गेम्स में। क्वालिफाई ही 5 ही कर पाई। सोचिए, मतलब नाम औरों ने भी दिया होगा, क्वालिफाई सिर्फ 5 कर पाई। उनमें से 3 को सीधा सेमीफाइनल पहुंचा दिया। और बॉक्सिंग और रेसलिंग जैसे खेलों में क्या होता है कि अगर आप सेमीफाइनल पहुंच गए मतलब आप ब्रॉन्ज मेडल तो ले ही जाओगे। और अब तो ब्रॉन्ज छोड़ो, सेमीफाइनल भी जीत गई हैं, सिल्वर मेडल तो पक्का है इंडिया का एक और। तो ये है लवलीना बोर्गोहेन। ध्यान रखेंगे 75 किलोग्राम कैटेगरी में दोस्तों इनको डायरेक्ट ही ब्रॉन्ज मेडल का दोस्तों इनको सेमीफाइनल में डाल दिया था। अब ब्रॉन्ज मेडल मैच जीत चुकी हैं, फाइनल में पहुंच चुकी हैं। नेक्स्ट आइए, चलिए 44वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट। 44वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार से दोस्तों किसे सम्मानित किया गया? चलिए, तो दोस्तों ये किया गया भारत के एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब को किया गया। ध्यान रखेंगे, किसे? अजीत डोभाल साहब को किया गया। चलिए नेक्स्ट, पिछली बार किसे किया गया था? नितिन गडकरी दोस्तों, रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री। आइए, अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन किस देश में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। केमिस्ट्री आपको पता होना चाहिए, इंडिया के 4 लड़के खेले थे और चारों लड़के गोल्ड लेकर आए। और ऐसा ये पहली बार हुआ था कि किसी देश के 4 लोग गए और चारों के चारों गोल्ड मेडल लेकर आ गए। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड था। इससे पहले हमने पढ़ा था कि अंतरराष्ट्रीय फिजिक्स ओलंपियाड हुआ था, फिजिक्स का। ये कहां हुआ था फिजिक्स वाला? ये हुआ था कोलंबिया में। और यहां पर भी ऐसा ही हुआ था कि इंडिया के 5 लड़के गए और पांचों गोल्ड लेकर आ गए। तो ये कहां हुआ था फिजिक्स का? कोलंबिया में। केमिस्ट्री का हुआ था उज्बेकिस्तान में। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैंने जैसे बोला 4 लड़के चारों गोल्ड। नेक्स्ट, और अंतरराष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड, इसमें भारत का 1 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल आए हैं। चलिए, 1 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल आए हैं। कहां हुआ था बायोलॉजी ओलंपियाड? चलिए, तो दोस्तों इसका जवाब हो जाता है लिथुआनिया में हुआ था अंतरराष्ट्रीय बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का ओलंपियाड। आइए नेक्स्ट, समुद्र प्रदक्षिणा अभियान में प्रयुक्त भारतीय सेना के नौकायान पोत का नाम क्या है? तो हमने बात की थी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से टोटल 9 महिला अफसरों को इस किश्ती पर भेजा था। और ये 300 से ज्यादा दिन, 25,000 से ज्यादा मील का सफर तय करके वापस दोस्तों मुंबई लौटी हैं। और इनका स्वागत भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने किया था। तो किस किश्ती पर गई थी, इसका नाम क्या है? अच्छा, आईएएसवी की फुल फॉर्म है इंडियन आर्मी सेलिंग व्हीकल। इंडियन आर्मी की सेल वाली व्हीकल, सेलिंग व्हीकल। ध्यान रखेंगे, इंडियन आर्मी सेलिंग व्हीकल। तो दोस्तों जवाब क्या हो जाता है? व्हीकल का नाम क्या है? त्रिवेणी। ठीक है, त्रिवेणी। लड़कियां को इतनी है 9 है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से। किससे कितनी है नॉट इंपॉर्टेंट, बस ध्यान रखना। चलिए, दुनिया के सबसे अधिक विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इंडिया ने अपने रेलवे ट्रैक्स को 99.6% दोस्तों इलेक्ट्रीफाई कर दिया है, यानी कि 99.6% विद्युतीकरण कर दिया है दोस्तों इस रेलवे ट्रैक का। 99.6% विद्युतीकरण। चलिए, तो दुनिया में सबसे ज्यादा विद्युतीकरण है 100%, वो है स्विट्जरलैंड का। और इंडिया आता है दूसरे नंबर पर। ये इंटरनेशनल डेटा है, ये हमने अपने आप से मनगढ़ंत नहीं बनाया। तो इंडिया 99.6% दोस्तों अपना सारे रेलवे ट्रैक्स को इलेक्ट्रीफाई कर चुका है। नेक्स्ट, आईआरसीटीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला? अतिरिक्त प्रभार आप समझते हैं कि कुछ टाइम के लिए देंगे, उसके बाद अगर अच्छा काम लगा तो पक्का कर देंगे, बाकी कुछ नहीं पता लगता है इनका। जैसे मार्च महीने में इन्होंने निधि छिब्बर को बनाया था नीति आयोग का सीईओ।
4.5 महीने तक उन्होंने काम किया और अब जुलाई के महीने में जाकर अनुराग जैन को बना दिया सीईओ। वो बेचारी अंतरिम प्रभार पर ही रही, इंटरिम सीईओ। टाइम पास, अब हम टाइम पास नहीं, क्या कहते हैं उसको, क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, बस उस बीच के पीरियड के लिए। इसका जवाब है राहुल हिमालयन बन चुके हैं दोस्तों। किसको रिप्लेस किया इन्होंने? संजय कुमार जैन को। आइए, लो वही सवाल आ गया, सीईओ कौन है नीति आयोग का? तो जैसे अभी बताकर हटा हूं, अनुराग जैन है सीईओ नीति आयोग के। आइए, और वाइस चेयरमैन कौन है? चेयरमैन सभी को पता है, जो भी प्रधानमंत्री होता है दोस्तों वो होता है चेयरमैन। वाइस चेयरमैन कौन है? चलिए, तो दोस्तों वाइस चेयरमैन भी नए हैं, ये 2 महीने पहले बने होंगे। इनका नाम है अशोक कुमार लहरी। अशोक कुमार लहरी। नेक्स्ट, इकोजन यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कौन सा आईआईटी स्थापित कर रहा है? याद करो, मैंने पिछली क्लास में बताया आपको कि ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनता है। पानी में इलेक्ट्रोलिसिस का हम जब करते हैं रिएक्शन, तो हमने जो बिजली का इस्तेमाल किया, उस बिजली को बनाने में अगर प्रदूषण हुआ था तो वो होगा हाइड्रोजन। अगर जिस बिजली को लगाया और उस बिजली को बनाने में प्रदूषण नहीं हुआ तो वो हुआ ग्रीन हाइड्रोजन। मतलब कोयले वाली एनर्जी, कोयले वाली बिजली का इस्तेमाल किया तो हाइड्रोजन निकलेगा, सोलर या विंड का इस्तेमाल किया तो ग्रीन हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये किया है आईआईटी कानपुर ने, इसका सेंटर खोलना है। चलिए चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन। इंडिया ने 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन बनाने का टारगेट रखा है कि हर साल हम इतना मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे। किस साल तक का टारगेट रखा है? चलिए, भारत ने 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रति वर्ष बनाने का टारगेट रखा है। फटाफट बताइए किस साल तक का रखा है? तो भैया ये रखा है साल 2030 तक का टारगेट। आइए नेक्स्ट, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का नाम बदलकर पेरुंथलाइवर कामराजर ब्रेकफास्ट योजना किस राज्य ने रखा? ये याद कीजिए, मैंने बताया था पेरुंथलाइवर का मतलब होता है महान आदमी, और कामराजर कौन है? वो इस स्टेट के मुख्यमंत्री हैं। तो सीएम ब्रेकफास्ट स्कीम में पहले सिर्फ 1ली से 5वीं क्लास की बच्चों को खाना खिलाया जाता था। अब जब ये नाम बदल दिया है तो इसके अंदर 6ठी से 8वीं क्लास के बच्चे भी इंक्लूड कर दिए हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा तमिलनाडु, मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय। आइए चलिए, समरस विद्या सेतु ड्रॉप आउट अभियान किस राज्य ने शुरू किया? इसमें क्या है कि जो बच्चों ने ड्रॉप आउट कर लिया है स्कूल से, किसी भी जरूरत से, किसी भी मजबूरी से, उनको वापस स्कूलों में लाया जाएगा। और इस स्टेट गवर्नमेंट ने 80,000 बच्चों को टारगेट किया है। कितने को? 80,000 बच्चों को टारगेट किया है। चलिए बताइए भैया, कौन सी स्टेट कर रही है? तो दोस्तों ये कर रही है गुजरात की स्टेट। कौन सी स्टेट? गुजरात कर रही है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म किस राज्य ने शुरू किया? इन्होंने बोला हम बच्चों को स्किल्ड बनाएंगे, उनको काम सिखाएंगे और उनको काम दिलवाएंगे, उनको स्पोर्ट्स भी करवाएंगे, उनको ट्रैकिंग करेंगे। काफी अच्छे तरीके से दोस्तों एक बोला है कि हम अपने युवा को आत्मनिर्भर बनाएंगे बेसिकली। तो बताइए भैया, मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म, तो ये किसने किया लॉन्च? तो भैया इसको लॉन्च किया है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने। नेक्स्ट, ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी की अंतरराष्ट्रीय गवर्निंग बोर्ड बैठक का वर्चुअल आयोजन किसने किया? इसमें मैंने बताया था ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन देशों की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो सभी इस नेटवर्क के अंदर आती हैं कि आपस में हम कैसे और बढ़िया कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे से क्या सीख सकते हैं, क्या सिखा सकते हैं, वो सभी। तो इस बार इंडिया के पास ब्रिक्स की मेजबानी है, तो चाहे फिजिकल बात हो चाहे वर्चुअल बात हो, मेजबानी इंडिया ही करेगा। तो इंडिया ने ही करी थी। साथ ही साथ हमने एक और मीटिंग की थी, वो थी कौन सी? वो मीटिंग थी भैया ट्रेडिशनल और इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम। बात करें तो पारंपरिक और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियां, मतलब कि पुराने टाइम में कैसे पढ़ाइयां होती थी आपके देश में, हमारे देश में, उसके बारे में बात की जाए तो दोनों की मेजबानी इंडिया ने ही की। नेक्स्ट, झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने झारखंड फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? वेरी इंपॉर्टेंट। झारखंड में एक फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट खोलने वाला है जहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी एक्टिंग करने की। तो बताइए इसके लिए झारखंड सरकार ने किसके साथ टाई अप किया है?
तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, झारखंड सरकार ने टाई अप किया है सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कलकत्ता के साथ। तो ये थे दोस्तों हमारे एमसीक्यू पिछली क्लास के, और अब हम करेंगे दोस्तों आज का करंट अफेयर स्टार्ट। तो ये जो 10 मिनट हमने लगाए हैं, इसका फायदा क्या रहा? इसका फायदा रहा, एक बार पिछली क्लास में पढ़ा थ्योरी, एक बार आज की क्लास में पढ़ा एमसीक्यू, और हफ्ते के एंड में करेंगे हम वीकली। सिर्फ क्लास में आने से ही एक करंट अफेयर आपका 3 बार हो रहा है, और क्या चाहिए? तो बढ़िया लग रही हो क्लास, बढ़िया रिवीजन हुई हो, एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। शुरू करते हैं दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स के साथ। तो हमें जरूर पता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का पहला मेडल पक्का कर लिया था लवलीना ने, पढ़ लिया हमने आज। लेकिन कौन सा मेडल पक्का कर लिया था, बता सकते हो? पहले ब्रॉन्ज था, अब सेमीफाइनल जीत गई तो सिल्वर है, फाइनल जीत गई तो गोल्ड है, लेकिन अभी मिला नहीं ना। पहला मेडल इंडिया का काउंट वही होगा जो गले में पड़ चुका है। तो वो भारत का पहला मेडल आया है बिहार के झंडू कुमार का। तो बिहार के झंडू कुमार ने राष्ट्रमंडल खेल 26 में भारत का पहला मेडल जीता। ध्यान रखेंगे, आपको याद होगा इसमें 10 खेल हैं नॉर्मल एथलीट्स के और 6 खेल हैं पैरा एथलीट्स के जो डिसेबल्ड हैं। तो झंडू कुमार एक डिसेबल्ड एथलीट है। तो भैया भारत ने कॉमनवेल्थ गेम में झंडू कुमार के माध्यम से अपना पहला मेडल जीता। उन्होंने लड़कों की हैवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो झंडू ने अपने पहले प्रयास में 181 किलोग्राम वजन उठाया और फिर इसे 190 किलोग्राम तक पहुंचाया। उन्होंने अपनी अंतिम लिफ्ट में 196 किलोग्राम का शॉट लिया, लेकिन ऐसा करने में वह असफल रहे। तो कोई बात नहीं, ध्यान रखेंगे भारत का कॉमनवेल्थ गेम्स का पहला मेडल वो है ब्रॉन्ज मेडल, और वो जीता है बिहार के झंडू कुमार ने पैरा वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, पैरा हैवी वेट लिफ्टिंग में। अब पहला गोल्ड मेडल अगर आपसे पूछा जाए तो बड़ी अच्छी बात, पिछले बार जब 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी बर्मिंघम में, ठीक है, इंग्लैंड में, तब भी मीराबाई चानू ने ही पहला गोल्ड मेडल जीता था इंडिया का। इस बार भी मीराबाई चानू ने ही पहला गोल्ड मेडल जीत लिया भारत का। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, मणिपुर की मीराबाई चानू ने भारत का पहला गोल्ड जीत लिया है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में। अभी तक भारत का ना 1 गोल्ड 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज आया है, सभी वेट लिफ्टिंग में आया है, वेट लिफ्टिंग या फिर पैरा वेट लिफ्टिंग में। तो आइए पढ़ते हैं। अच्छा, मीराबाई चानू वही हैं जो इस बार की ओपनिंग सेरेमनी की फ्लैग बियरर थी, यानी कि भारत का झंडा लेकर चली थी। तो मणिपुर की मीराबाई चानू ने ग्लासगो में 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में देश का पहला गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने महिलाओं की 48 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में रिकॉर्ड तोड़ कुल 190 किलोग्राम वजन उठाया। तो यह याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि 48 किलोग्राम कैटेगरी में दोस्तों ये खेली थी। और कमाल की बात हो चुकी है, इन्होंने गोल्ड मेडल्स की हैट्रिक लगा दी है। 2018 में खेली थी ये, उस वक्त 49 किलोग्राम कैटेगरी गोल्ड मेडल, 22 में खेली फिर से 49 किलोग्राम कैटेगरी गोल्ड मेडल, और इस बार 1 किलोग्राम कम करके दोस्तों खेली, लेकिन इस बार भी गोल्ड मेडल। तो तीनों को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मीराबाई चानू। आगे चलते हैं, एक और मणिपुर का ही लड़का वो सिल्वर मेडल लेकर आया है। तो मणिपुर के चनम्बम ऋषिकांत सिंह ने लड़कों के 60 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। इसमें बस इतना ही पढ़ना है आपको कि मणिपुर के चनम्बम ऋषिकांत सिंह ने सिल्वर मेडल जीता। और चौथा और आखिरी अभी तक का मेडल, जब तक वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तमिलनाडु के कौन भैया, तमिलनाडु के राजा मुथु पंडी ने भी सिल्वर मेडल जीता 65 किलोग्राम कैटेगरी में। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स ऐसी चीजें होती हैं जिससे सवाल बहुत बनते हैं। ओलंपिक्स, अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं, इसके बाद एशियन गेम्स होंगे। बहुत मेडल याद करने पड़ेंगे इस साल तो, बट कोई बात नहीं, कर लेंगे। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, है ना। बढ़िया लग रही हो क्लास तो दोस्तों एक बार लाइक जरूर करते रहो। चलिए, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अभी तक भारत के 4 मेडल। भारत का पहला मेडल झंडू कुमार बिहार से हैं, पैरा हैवी वेट लिफ्टिंग। भारत का पहला गोल्ड मेडल मणिपुर की मीराबाई चानू 48 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग। फिर सिल्वर मेडल की बात की जाए, मणिपुर के ही चनम्बम ऋषिकांत सिंह 60 किलो, और चौथा सिल्वर मेडल तमिलनाडु के राजा मुथु पंडी 65 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग। अभी तक वेट लिफ्टिंग में ही मेडल्स आए हैं, देखते हैं इंडिया की पोजीशन क्या है। इन 4 मेडल्स के साथ 8वें नंबर पर है, टॉप पर ऑस्ट्रेलिया है, बट अभी खत्म नहीं हुआ, इसमें हम बहुत मेडल जीतते हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एक बार लाइक कर दो यार इंडियन टीम के लिए लाइक, एक बार भारतीय टीम के लिए लाइक। नेक्स्ट आइए, तो भैया पीछे हमारी क्लास नहीं हुई, भारत को अपना 45वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल मिल गया। आइए, तो सारनाथ जो दोस्तों बनारस के पास है, अब भारत का 45वां
यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है इंडिया का। और ये कौन सी कैटेगरी में डाला है? कल्चरल। तो 3 कैटेगरियां होती हैं इसमें, कल्चरल, नेचुरल, मिक्स्ड। कल्चरल में डाला है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे। तो उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को आधिकारिक तौर पर सूची में अंकित किया गया है, जो देश का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। इस निर्णय की घोषणा हाल ही में कोरिया गणराज्य में विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र में हुई। तो दोस्तों साउथ कोरिया में बैठक चल रही थी, 48वीं बैठक चल रही थी, और वहां पर यह डिसीजन लिया गया कि इंडिया का सारनाथ को हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करते हैं। कौन सी कैटेगरी में? सांस्कृतिक कैटेगरी में। तो दोस्तों 2 चीजें बोली हैं इन्होंने। तो नई उत्कीर्ण संपत्ति में 2 घटक शामिल हैं। तो ये जो दोस्तों इन्होंने बोल दिया ना कि सारनाथ में क्या 2 कंपोनेंट है इसके। पहला कंपोनेंट है चौखंडी स्तूपा, ये जो है स्तूपा, इसे कहा जाता है चौखंडी स्तूपा। और दूसरा क्या है? दूसरा है आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ सारनाथ। मतलब वहां पर जो यूनिवर्सिटी की तरह होता था, वहां पर जो भी इमारतें होती थी, अब जो बची हैं वो। तो ये रहा दोस्तों चौखंडी स्तूपा, और ये बाकी ये पिलर्स वगैरह होते थे, टूट गए, ये पिलर्स थे, ये कुछ था ये। तो इसमें क्या कुछ आता है? धर्मेक स्तूपा है, धर्मराज का स्तूपा है, मूलगंधाकुति विहार है, अशोकन पिलर है, और बाकी भी ऐसे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो। तो ध्यान रखेंगे भैया, 45वां भारतीय स्थल बन गया है सारनाथ, जो कि बनारस के पास पड़ता है। 2 कंपोनेंट है, चौखंडी स्तूपा और बाकी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। हिंदी में बात करें तो सारनाथ के पुरातात्विक अवशेषों में बहुत चीजें आ जाती हैं। सारनाथ के शामिल होने के साथ भारत अब चीन, जिसके पास 61 के बाद यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सबसे अधिक संख्या के लिए विश्व स्तर पर 6ठे और एशिया पैसिफिक में दूसरे नंबर पर है। तो इंडिया के पास 45 है, और एज ऑफ नाउ इंडिया दोस्तों ध्यान रखेंगे दुनिया में 6ठे नंबर पर आता है, और एशिया में आता है दूसरे नंबर पर। सर एशिया में टॉप कौन है? चाइना के हो गए हैं 61 अभी इस मीटिंग के बाद। बाकी इनकी मर्जी, कभी भी बढ़ा भी देते हैं, कुछ नहीं पता लगता है। जैसे मैंने बोला 3 कैटेगरीज हैं, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। तो सांस्कृतिक में ऐड हुई है 37वीं। नेचुरल में एक ही कैटेगरी है, एक ही आज तक साइट डली है इंडिया की, जो है खांगचेंग जोंगा नेशनल पार्क। खांगचेंग जोंगा नेशनल पार्क है जो दोस्तों सिक्किम में, वो आती है दोस्तों मिक्स्ड में, वो आती है मिश्रित में। बाकी 7 हैं दोस्तों नेचुरल हैं, उसमें नेशनल पार्क्स ही हैं सारे के सारे। थोड़ा स्टैटिक जीके कर लें तो पहली बार इंडिया की तरफ से कब साइट्स ऐड की गई थी? तो 1983 में ऐड की गई थी, 2 यूपी से 2 महाराष्ट्र से। यूपी से क्या किया गया था ऐड? यूपी से की थी एलोरा की गुफाएं, यूपी से की थी अजंता की गुफाएं, सॉरी माफ करिए, यूपी से किया था आगरे का किला, और यूपी से किया था आगरे का ताजमहल, और महाराष्ट्र से किया थी एलोरा की गुफाएं, और महाराष्ट्र से की थी दोस्तों अजंता की गुफाएं। तो इन दोनों को दोस्तों बहुत ही ध्यान से रखेंगे, ठीक है। आइए, और यूनेस्को की बात की जाए, हेडक्वार्टर पेरिस में है, और उसके अध्यक्ष का नाम हो जाता है इजिप्ट के खालिद अल एनैनी। अभी अभी रिसेंटली दोस्तों बने हैं, इनको लगा लो आप इसी साल बने हैं। तो खालिद अल एनैनी अध्यक्ष हो जाते हैं यूनेस्को के। आइए नेक्स्ट। लो भैया, ये तो आप सभी को पता ही हो गया, हमें क्या है तो पूरी दुनिया को पता लग गया। प्रहलाद जोशी बन चुके हैं हमारे नए एजुकेशन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद। अब कहने को बात वही है, कई लोग बात कर रहे हैं कि क्या हो गया अब इस्तीफे से, अब रिफॉर्म आ जाएंगे। रिफॉर्म नहीं आएंगे, एक तरह से अकाउंटेबिलिटी की बात है कि मंत्री हैं, हमने ही चुन के भेजे हैं, हमारे ही वोट्स के जरिए बने हैं, हम आपके मेरे टैक्स के पैसे की ही सैलरी लेते हैं सभी। अकाउंटेबिलिटी की बात है। बट दूसरी बात वही है कि क्या इससे रिफॉर्म आ जाएगा? नहीं। क्या गारंटी है प्रहलाद जोशी बहुत ही बढ़िया काम कर देंगे? कोई गारंटी नहीं है। कंट्रोवर्शियल सी चीज है। मतलब क्या इस्तीफा लेना ठीक था? अकाउंटेबिलिटी जरूरी है कि भैया जो भी हो रहा है, क्योंकि एनटीए की बात करूं मैं अगर, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर आता है एनटीए का नीट का पेपर लीक हुआ इस साल, सीयूईटी में प्रॉब्लम, सीबीएसई में प्रॉब्लम, इस साल फिर नीट में प्रॉब्लम। दूसरी जगह क्या इस्तीफे अब हो गया ठीक? अब क्या गारंटी है ठीक हो? तो काफी कंट्रोवर्शियल सी चीज है। तो आप लोगों को, स्टूडेंट्स को मैं बस यही बोलूंगा, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए।
बाकी जो हो रहा है लेट्स सी क्या चीजें कैसे अनफोल्ड होती हैं। तो एनीवे हमारे नए एजुकेशन मंत्री प्रहलाद भैया, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ साथ अब भारत में देखो इनके पास कितने प्रभार हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करेंगे। मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स भी इनके पास है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी इनके पास है, न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी भी इनके पास है, और अब चौथी मिनिस्ट्री दे दी है इनको दोस्तों एजुकेशन मंत्रालय। मुझे समझ नहीं आ रहा, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास सिर्फ एजुकेशन मंत्रालय था, फिर भी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा गया, और प्रहलाद जोशी जी के पास 3 मंत्रालय हैं, अब चौथा मंत्रालय दे दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे हैंडल करेंगे, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नेक्स्ट चलते हैं, और भारत के पहले मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की बात की जाए आजादी के बाद, तो दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब। आइए, लो भैया, दुनिया का सबसे बड़ा साइकिल का टूर्नामेंट होता है दोस्तों जिसे कहा जाता है टूर डी फ्रांस। क्या कहा जाता है? टूर डी फ्रांस। तो स्लोवेनिया के, कौन से देश के दोस्तों? स्लोवेनिया के खिलाड़ी हैं ये, स्लोवेनिया के खिलाड़ी हैं ये, नाम है इनका टाडेज पोगाकर। इन्होंने 113वां एडिशन जीत लिया टूर डी फ्रांस का। सोचो 113वां, कब से चला हुआ ये टूर्नामेंट? 1903 से 113वां एडिशन जीत लिया है दोस्तों, और इनकी वो 5वीं जीत है। तो आइए, तो दुनिया की सबसे प्रसिद्ध रोड साइकिलिंग रेस 113वीं टूर डी फ्रांस का समापन हुआ। अब जैसे नाम से क्लियर है, फ्रांस तो फ्रांस में ही होती है, जहां समग्र विजेता स्लोवेनिया तादेज पोगाकर ने अपनी 5वीं टूर जीत का दावा किया। तो ध्यान रखेंगे 113वां एडिशन था ओवरऑल, उसमें 5वीं बार जीत लिया है स्लोवेनिया के तादेज पोगाकर ने। बस 113th एडिशन ओवरऑल, 5वीं जीत थी स्लोवेनिया के टाडेज पोगाकर की, तो इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको पता है, लाइव तो नहीं, रील बनाकर मोदी जी ने बोला था कि हम एक कमेटी बनाएंगे। एक्चुअली 2024 में भी जब चीटिंग हुई थी तब भी एक ऐसा बिल लाया गया था, जो कानून है पब्लिक एग्जामिनेशन में, वो चीटिंग के ऊपर कानून है, और इस बार उस वक्त भी यही बोला गया था कि ऐसा नहीं करेंगे, ये होगा वो होगा। बट चलिए, 2026 में कानून आया है अब लीक के अगेंस्ट, 10 करोड़ तक की सजा, काफी सारी चीजें। तो उसके लिए ना एक कमेटी बनाई है जो रिकमेंडेशंस देगी कि कानून बन गया, अब क्या क्या हमको करना चाहिए, कैसे हम रोकें। बिल क्या है? एक्ट के जो कानून आ रहा है, कानून है कि अगर लीक का पता लग गया तो उसकी हम कैसे बैंड बजाएं, कि इतनी जेल है, इतना वो है। एक बार एक्ट पास हो जाए, एक बार एक्ट बन जाए, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति, फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको उसके लिए। लेकिन उन्होंने बोला कि पहले हम लीक पर कैसे नकल कसें, क्योंकि सबका कहना तो यही है कि पहले ही लीक पर नकेल कस लो, वेट क्यों करना है पेपर लीक का। तो उसके लिए एक कमेटी बनाई है जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकनी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने नंदन नीलेकनी के नेतृत्व में परीक्षा सुधार टास्क फोर्स की दोस्तों घोषणा की। तो आइए, तो भैया पीएम मोदी ने एक नए परीक्षा सुधार टास्क फोर्स की स्थापना के संबंध में घोषणा की, जिसकी अध्यक्षता नंदन नीलेकनी करेंगे, जो इन्फोसिस के को फाउंडर हैं। यह घोषणा परीक्षा से संबंधित पेपर लीक के मुद्दों को दूर करने, प्रतियोगी परीक्षाओं में लोगों का विश्वास हासिल करने के सरकार के प्रयासों के हिस्से के रूप में की गई थी। समिति की घोषणा सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक, जैसे कि मैंने बोला पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026, जो 2024 का एक्ट है ना, उसी में संशोधन किया जा रहा है, उसके अंडर की जा रही है। तो इसमें कौन कौन मेंबर्स हैं? हेड कौन है? नंदन नीलेकनी, को फाउंडर इन्फोसिस। बाकी पूर्व एजुकेशन सेक्रेटरी अनीता करवाल, कोई एक्सपर्ट है अमृतलाल मीना, आईआईटी चेन्नई के डायरेक्टर वी कामकोटी, पूर्व इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ, और पूर्व आईबी के डायरेक्टर दोस्तों टपन डेका। तो काफी बड़ी, काफी तगड़ी, काफी भारी लोगों की दोस्तों एक कमेटी बनाई है कि कैसे रोकें। तो लेट्स सी भैया, टचवुड भैया ना हो कुछ, हम तो यही चाहते हैं। बढ़िया लग रही हो क्लास आज की, इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स, एक बार लाइक जरूर कर दो। आओ, ये आपको पता होगा दोस्तों, रिकॉर्ड बना दिया दोस्तों। लड़की है अनाहत सिंह, बिलोंग करती है दिल्ली से। तो दोस्तों पहली भारतीय बनी है जिसने वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप जीती है। 15 साल में पहली गैर इजिप्ट की खिलाड़ी है, 15 साल से इजिप्ट ही एक खिताब जीत रहा था, अनाहत जीती है आज। तो वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप, अनाहत सिंह ने इजिप्ट के 15 साल के शासनकाल को समाप्त करते हुए भारत के लिए ऐतिहासिक खिताब जीता। तो भैया अनाहत ने कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक, ये जगह का नाम है दोस्तों,
नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में महिलाओं के सिंगल्स फाइनल में इजिप्ट की रुकैया सलेम को हराकर इतिहास रच दिया और वह जूनियर विश्व चैंपियनशिप का ताज पहनने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बनी है। बहुत बड़ी बात दोस्तों। स्क्वाश पता है ना, ये है टेनिस कोर्ट, यहां बीच में है नेट, यहां से बॉल, यहां से बॉल, यहां से बॉल, यहां से बॉल। सोचो टेनिस कोर्ट की जगह दीवार और दोनों खिलाड़ी यहां पे, इसने मारी बॉल, फिर इसने मारी, फिर इसने मारी, इसने मारी, ये हो गया स्क्वाश। इससे पहले क्या कोई इंडियन सर कभी नहीं गया? फाइनल में गई थी जोशना चिनप्पा 2005 में, आई थिंक, यस। तो अनाहत की जीत से पहले भारत ने वर्ष 2005 में अपना बेस्ट प्रदर्शन किया था, जब जोशना चिनप्पा लड़कियों के सिंगल्स में रनर अप रही थी। रनर अप का मतलब क्या होता है? फाइनल में जाकर हार गई थी। लेकिन अनाहत ने बोला कि ऐसे कैसे, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट आइए, उत्तराखंड बहुत बढ़िया चीज कर रहा है। तो दोस्तों अक्सर खबरें आती हैं कि हाथियों का जो पूरा का पूरा ग्रुप होता है वो सड़क क्रॉस कर रहा था, एक्सीडेंट हो गया। तो उस सब से बचाने के लिए उत्तराखंड रेडियो कॉलर पहनाने की बात सोच रहा है हाथियों को, क्योंकि हरिद्वार में कुंभ है, बहुत सारे श्रद्धालु आएंगे और वो नहीं चाहते कि श्रद्धालुओं को तंगी हो या फिर हाथियों को। तो कॉलर से क्या होगा, पहले ही पता लग जाएगा कि भैया हाथी आसपास है, और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होगा वो सड़क को बंद कर देगा या फिर लोगों को डाइवर्ट कर देगा किसी भी तरह से, कि हाथियों की इंसानों के साथ मुठभेड़ ना हो। तो उत्तराखंड रेडियो कॉलर पहनाने की सोच रहा है हाथियों को। तो जैसा कि 2027 हरिद्वार कुंभ मेले के लिए काम चल रहा है, तो उत्तराखंड वन विभाग ने तीर्थ यात्रियों और हाथियों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए वन्य जीवों के प्रबंधन के लिए एक अभूतपूर्व योजना शुरू की है। इस प्रोजेक्ट के तहत बोला वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जो, वो रेडियो कॉलर बनाएंगे दोस्तों हाथियों के लिए। इससे क्या होगा कि जहां भी हाथी जा रहे हैं आप रियल टाइम में चेक कर सकें, गूगल मैप की तरह। अच्छा यहां चला गया, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ऐसे। तो इससे क्या होगा कि भैया ह्यूमन एलिफेंट कांटेक्ट कम हो, फटाफट हम रिस्पॉन्ड कर सके कि हाथी आ रहे हैं, बंद कर दो सड़क को, डाइवर्ट कर दो। बेसिकली किसी की हानि नहीं होनी चाहिए, किसी को क्षति नहीं होनी चाहिए, ना इंसान को ना ही जानवर को। तो बहुत ही बेहतरीन दोस्तों उत्तराखंड, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। नेक्स्ट, अब छोटी मोटी अपॉइंटमेंट्स हैं दोस्तों। एफआईयू कह रहा मैं, एफआईयू के दोस्तों नए डायरेक्टर बन चुके हैं। कौन? आईआरएस ऑफिसर है सत्यपाल कुमार। दैट्स इट, बड़ा प्यारा लगता है मेरे को करंट अफेयर, खत्म। तो एफआईयू के नए डायरेक्टर दोस्तों सत्यपाल कुमार। नेक्स्ट, हायर एजुकेशन सेक्रेटरी बने हैं नरेश पाल गैंगवार। हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी नरेश पाल गैंगवार। बड़ा अजीब सा लगता है। एफआईयू की फुल फॉर्म मेरे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूनिट, एक बार चेक कर ले बेटा, मेरे को तो यही याद आ रही है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूनिट है आईएफआईयू फुल फॉर्म, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, माफ करना। तो दोस्तों फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं? ये भाई साहब। कौन है भाई साहब का नाम? भाई साहब का नाम है सत्यपाल कुमार। और हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी कौन बने हैं? ये बने हैं नरेश पाल गैंगवार। नेक्स्ट, फिर बहुत बड़ी चीज, इन्फोसिस के भी को फाउंडर की बात की थी हमने, नंदन नीलेकनी, तो इन्फोसिस से ही खबर है। इन्फोसिस ने आशीष दास को नया अपना सीईओ बनाया है। वो रिप्लेस करेंगे सलील पारेख को जब वो 31 मार्च को छोड़ रहे हैं। आइए, तो आशीष दास को इन्फोसिस के नए सीईओ और चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में घोषित किया गया। दास आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल 27 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करेंगे, जैसे ही वर्तमान सीईओ सलील पारेख 31 मार्च को अपना दूसरा कार्यकाल समाप्त करेंगे। तो बेसिकली आशीष दास बन रहे हैं इन्फोसिस के नए सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर, रिप्लेस करेंगे सलील पारेख को। कब? अगले साल 31 मार्च 27 लास्ट डेट है सलील भाई साहब के काम करने की। नेक्स्ट, पंजाब पहला स्टेट बन गया दोस्तों जो एआई पढ़ाएगा स्कूल में एज अ सब्जेक्ट पहली से 12वीं के लिए। रॉक तो कर रहा है भैया पंजाब, पहली से 12वीं के लिए बच्चों के लिए प्रॉपर एक सब्जेक्ट ऐड कर दिया है एआई का। तो आओ पढ़ते हैं इनके बारे। आजकल तो इनके पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर सबकी नजर है कि भैया लीक हुआ है, हटाओ। आइए, तो भैया पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड सरबत.ai, कौन सा योजना का नाम क्या है दोस्तों? सरबत.ai प्रोजेक्ट बनाया है। इसके तहत बोला फेज्ड मैनर में धीरे धीरे बच्चों के पास एआई को इंक्लूड किया जाएगा। देखो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, फ्यूचर इज एआई, तो इन्होंने बोला स्कूल में डाल देते हैं, वो भी सरकारी स्कूलों में।
तो इन्होंने बोला कि जो करिकुलम होगा, अभी क्या चीज पढ़ाएं बच्चों को, पहली क्लास के बच्चों को चैट जीपीटी में फोटो बनानी दिखा दे? नहीं, कह रहे जो ये सारा करिकुलम है, ये क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, कौन सी क्लास में पढ़ाना है, ये किसने बनाया है? ये दोस्तों सिंगापुर से, फिनलैंड से, यूएई से, यूएसए से बन के आया है। साथ ही साथ यूनेस्को वालों ने भी हेल्प की है कि बच्चों को पता लगे कि एआई में इलीगल चीजें नहीं करनी। एथिक्स समझते हैं आप? एथिक्स का मतलब, एथिक्स कैसे बताऊं मैं हिंदी में क्या होता है? यही लिखा है, यूनेस्को के एथिकल एआई फ्रेमवर्क के साथ जोड़ा गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे छात्र वैश्विक मानकों को पूरा करते हुए एआई के जिम्मेदार, सुरक्षित और नैतिक उपयोग को सीखे। नैतिक, आई थिंक नैतिक मूल्य, तो ध्यान रखेंगे। पंजाब पहली स्टेट एआई पहली से 12वीं क्लास स्कूल में। नेक्स्ट दोस्तों, याद कीजिए थोड़े दिन पहले हमने पढ़ा था कि भारत ने पहली बार रोइंग में, चप्पू चलाने वाली जो दोस्तों रेस होती है, उसमें गोल्ड मेडल जीता था और भारत का पहला गोल्ड मेडल था। अब उन दोनों लड़कों में से एक लड़के ने डोपिंग की थी। डोपिंग क्या होती है? कुछ ऐसा खा लो जिससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया बने। मान लीजिए आपकी फिजिकल है, आप नहीं दौड़ सक रहे, आपने कोई इंजेक्शन लगा लिया, आपने कोई गोली खा ली, कोई दवाई पी ली, आप भाग रहे हो घोड़े की तरह, वैसा कुछ। तो रोइंग वर्ल्ड कप में भारत का ऐतिहासिक गोल्ड मेडल अब छीन लिया जाएगा, क्योंकि जो लक्ष्य है इन दोनों में से एक, वो डोपिंग के लिए पॉजिटिव पाया गया। तो रोइंग विश्व कप में इंडिया का ऐतिहासिक पहला गोल्ड मेडल तब रिकॉर्ड बुक से हटना तय है जब विजेता दल के एक सदस्य का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया। लूसर्न पड़ता है स्विट्जरलैंड में। रोइंग वर्ल्ड कप में लाइट वेट डबल स्कल्स स्पर्धा में उज्जवल कुमार सिंह के साथ जीत हासिल करने वाले लक्ष्य ने प्रतिबंधित पदार्थ स्टेनोजोलोल के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। यानी कि यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, उसके अंदर स्टेनोजोलोल मिला है। तो इस स्टेनोजोलोल एक प्रतिबंधित चीज है, इसके लिए अब इनका गोल्ड मेडल इनसे वापस लिया जा रहा है। तो ये जो पदक था, ये 25 मई को लिया गया था, गोल्ड मेडल इनका जून में आया था। और अब इसके लिए इंडिया की जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, इन्होंने दोस्तों सस्पेंड कर दिया है लक्ष्य को एक एक्सप्लेनेशन देने का मौका मिलेगा कि भैया बता क्या चक्कर है, क्यों है, लेट्स सी। तो बड़ा दुख की बात है, बट दिस इज द खबर। लो भैया, ये थी आज की क्लास। इस क्लास की कैसी लगी आपको क्लास? और आप कुछ चाहते हैं कि सर ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, तो बिल्कुल करेंगे। बाकी इसकी जो पीडीएफ है, एक ही टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, गगन सर रेलवेज, आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों कल सुबह एक और ऐसे ही प्यारे सेशन के साथ। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।